हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी और क्लास 6 का जो ज्योग्राफी का जो सीरीज़ चल रही है उसका आज हम लोग 4th चैप्टर कवर करने वाले हैं। ठीक है। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 1 सौर मंडल में पृथ्वी और ग्लोब में अक्षांश एवं देशांतर पृथ्वी की गतियाँ, ये तीनों वीडियो मैंने चैनल में ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। और ये जो सीरीज़ है ये मैं बीपीएससी 4.0 के मद्देनज़र रखते हुए लेकर आया हूँ और कोशिश करूँगा कि इस सीरीज़ को आगे भी जारी रखूँ। इसके लिए आप सभी को इस वीडियो में जा कर के आपको अपना फीडबैक देना है कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है, ताकि मुझे भी आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे। तो आज का जो चैप्टर है वो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का मानचित्र चैप्टर नंबर 4 को कवर करने वाले हैं। चलिए बिना देरी करते हुए हम इसे शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मानचित्र जो है वो ग्लोब की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है, उपयोगी होती है। पिछले अध्याय में हम लोग ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गाँव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं, ठीक है। और मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, ठीक है। चलिए इसे हम चित्र के द्वारा ज़्यादा समझ। तो जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि अगर हम पूरे विश्व की बात करें, ठीक है, जब हमें नदियों के बारे में, ठीक है, और पहाड़ों के बारे में और महासागरों के बारे में जानकारी लेना है, ठीक है, हमें महाद्वीपों के बारे में जानकारी लेनी है तो हमें ग्लोब की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। जब हम पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे तभी हम ग्लोब का उपयोग करेंगे। लेकिन जब हम किसी देश के, ठीक है, राज्य के बारे में बात करेंगे, किसी राज्य के शहर के बारे में और जिलों के बारे में, गांव के बारे में अगर हम बात करेंगे तभी हम मैप्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसा कि ये हमारा झारखंड का मैप है, ठीक है। और मैप भी कई तरह के होते हैं, अभी उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा फिजिकल मैप है। फिजिकल मैप में आप देख सकते हैं कि इसमें कई तरह के पहाड़, पठार, इन सभी के बारे में वर्णन किया गया है। देखिए बराकर घाटी, ठीक है, अजय मोर नदी बेसिन, ठीक है, बहुत तरह का जो है चतरा का पठार। तो जब हम मानचित्र में पहाड़ों, पर्वतों, नदियों, जंगलों के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो भौतिक मानचित्र होती है, ठीक है। और जब हम किसी देश के राज्य, शहर, जिलों आदि की बात करते हैं तो वो हमारा पॉलिटिकल मैप होती है, ठीक है, जिसमें हम शहर, ठीक है, राज्य इत्यादि की बात करते हैं। जैसे अभी हम इसमें झारखंड की बात कर रहे हैं तो देखो ये रही झारखंड, जिसमें ये झारखंड एक राज्य है और इस राज्य में आने वाली जब हम डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बात करेंगे तो हम इस मानचित्र का उपयोग करते हैं। तो जिसमें हम लोग देश, ठीक है, शहर, राज्य इत्यादि की बात करते हैं तो वो जो है राजनीतिक मानचित्र होती है। कैसी मानचित्र होती है? राजनीतिक मानचित्र होती है। और जिसमें हम पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र का उपयोग करते हैं, उसे हम भौतिक मानचित्र कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक इतना ही यहाँ पे समझाया गया था। और एक चीज़ है, जब हम कई मानचित्रों को एक साथ अगर हम बुक में उसको कवर करते हैं, ठीक है, कई मानचित्रों को इकट्ठा करते हैं तो मानचित्रों के समूह से एटलस बनाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? एटलस। द ग्रुप ऑफ मैप्स आर कॉल्ड एटलस। तो मानचित्रों के समूह को एटलस कहते हैं। तो इतने दूर में इतना ही सारा चीज़ था जो मैंने आपको बता दिया। और जो चीज़ें यहाँ पर है, यहाँ पे कहा गया है कि आपको एक गेंद लेनी है और उसको उस पर रेखा चित्र बनाएं, फिर उसे उत्तर और दक्षिण ध्रुव भी चिन्हित करें, फिर चाकू से इसे काटें और फिर इसे चपटा करें। तो कैसा होगा? ये असंभव है कि हम इसे अच्छे से चपटा कर पाएँ। तो मानचित्र भी कुछ इसी तरह है कि हमारे ग्लोब से लेकर लिया गया है और उसको समतल पर या कागज़ों पर रेखांकन किया गया है, ठीक है। तो मानचित्र कितने तरह की होती है? तो मानचित्र 3 तरह की होती है, ठीक है। पहला मानचित्र हो गया भौतिक मानचित्र और दूसरा मानचित्र हो गया राजनीतिक मानचित्र, जिसमें हम राज्यों, नगरों, शहरों इत्यादि को, विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों को तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र होती है। और जो तीसरी मानचित्र होती है वो होती है थेमेटिक मानचित्र, ठीक है। थेमेटिक मानचित्र क्या होती है? चलिए हम पिक्चर से देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये थेमेटिक मानचित्र है। थेमेटिक मानचित्र में क्या चीज़ शो किया जा रहा है? पर्सिपिटेशन, यानी कि कहाँ पे कितनी बारिश हो रही है। ये जो आप रेड देख रहे हैं ये डेंजर जोन है, यानी कि सेंटीमीटर पर ईयर वहाँ पे कितनी बारिश होती है। तो रेड वाली जहाँ वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है और इस तरह से जो या ये ब्लू कलर और बैगनी कलर है ये कम वाली है, और जो ग्रीन वाली है ये लगभग 100 से लेकर के लगभग 200 तक की बारिश ये बताती है।
और सबसे कम बारिश वाला क्षेत्र आपका देखिए ये हमारा कौन सा है, उत्तर पश्चिम जो भाग है हमारा, उत्तर पश्चिम भाग में बहुत ही कम बारिश होती है। इस वजह से यहाँ पे आपको राजस्थान जैसा थार डेजर्ट मिलता है। और ये जो रेड कलर में है ये है आपका मेघालय में है चेरापूंजी मासिनराम, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। और ये जो ब्लू ब्लू है यहाँ पे इधर थोड़ी थोड़ी यहाँ पे भी कम बारिश होती है। तो ये थेमेटिक मैप होती है, जिस मैप में हम वर्षा की बात करें, मौसम की बात करें, ठीक है, टेम्परेचर की बात करें, तापमान की बात करें, ठीक है, और कहाँ पे कितनी खेती होती है, कहाँ पे कम खेती होती है, तो इन सभी का अगर बात करें तो वो हमारा थेमेटिक मैप होता है। तो मैप से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक अगर आप देख रहे होंगे तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर फीडबैक दें कमेंट बॉक्स में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी इसी तरह की वीडियो आप तक पहुँचती रहे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि मानचित्र। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है कि मानचित्र के 3 घटक हैं। पहला है दूरी, दूसरा है दिशा और तीसरा है प्रतीक। इन तीनों चीज़ों से ही मानचित्र जो है पूरी बन पाती है। तो अभी हम बात करते हैं कि दूरी, सबसे पहला जो घटक है मानचित्र का वो है दूरी। इंपॉर्टेंट है कि मानचित्र के 3 घटक दूरी है, दिशा है और प्रतीक है। तो अब हम दूरी के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया कि जैसे कि कोई भी अगर मानचित्र है, ठीक है, तो हम जो रियल डिस्टेंस है उसको हम मानचित्र में शो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो रियल डिस्टेंस है उसको हम मानचित्र में शो नहीं कर सकते हैं। तो वास्तविक दूरी को मानचित्र में रेखांकन करना असंभव है, इसलिए हम पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केल, ठीक है। तो पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है। तो पैमाने 2 तरह की होती है कि स्मॉल स्केल, एक होती है लार्ज स्केल। तो इसके बारे में भी अच्छे से बात करेंगे, एक बार आप देख लीजिएगा तो फिर कभी आप नहीं। मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने को पर दर्शाता है। या कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है। यानी कि हम कभी कभी क्या करते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो है वो शो करता है जैसे कि 5 किलोमीटर को, यानी कि मानचित्र में 1 सेंटीमीटर की रेखा की लंबाई को हमको 5 सेंटीमीटर, और कभी कभी 1 सेंटीमीटर जो है 500 किलोमीटर को भी शो करता है। 1 सेंटीमीटर क्या करता है, 500 किलोमीटर को भी शो करता है, ठीक है। ये छोटे पैमाने का मात्रक कहलाएगा, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ से हम देखते हैं जब कागज़ पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है, इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। यानी विद्यालय से घर 10 किलोमीटर रियल डिस्टेंस है, तो उसको मानचित्र में तो शो नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, जो रियल डिस्टेंस है, ठीक है, उसे हम कुछ कम पैमाना लेकर के, जैसे सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेकर के हम शो करते हैं। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं, ठीक है। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों को, जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटा पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। इसको याद रखने का चीज़ ये है कि अगर हम बड़ी चीज़ों को शो करते हैं, महाद्वीप को, महासागर को, ठीक है, तो यहाँ पे छोटे पैमाने वाला मानचित्र यूज करते हैं। लेकिन जब हम किसी डिस्ट्रिक्ट को यूज करते हैं, किसी मानचित्र में शो करते हैं, तो वहाँ पर हम बड़े पैमाने का मात्रा यूज करते हैं, बड़े पैमाने वाला मानचित्र यूज करते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ बताया गया कि जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग, जैसे कि आपके गांव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं, ठीक है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करता है। बड़े पैमाने वाला मानचित्र जो है वो छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त करता है, ठीक, प्रदान करता है। तो आप छोटे पैमाने और बड़े पैमाने वाला आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो अब तीसरी चीज़ होती है मानचित्र को समझने के लिए। देख लीजिए यहाँ एक मानचित्र है, यहाँ एक मानचित्र है। तो इस मानचित्र में आपको यहाँ पे एक गांव का मानचित्र है, ठीक है। और इस गांव के मानचित्र में आप देखेंगे यहाँ सामुदायिक केंद्र है, खेल का मैदान है, विद्यालय है, फल उद्यान है यहाँ पे, और दुकानें हैं, फिर करीम का घर है, ठीक है, करीम का घर है, शीला का घर है, विकास का घर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मीटर को शो किया गया है,
ठीक है। तो यदि आपको करीम के घर से, को क्लियर कर लेते हैं, यदि हमें करीम के घर से जाना होगा तो पहले इतनी दूर जाना होगा, फिर यहाँ से ऐसे जाना होगा। करीम के घर से अगर हमें सामुदायिक केंद्र जाना होगा तो फिर ऐसे जाना होगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के मेजरमेंट, अगर जैसे कि अगर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आ गया तो यानी कि 50 मीटर की दूरी पर है वो। तो इस तरह से हम मानचित्र का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी चीज़ है दिशा। तो हर एक मानचित्र में ऊपर की ओर उत्तर लिखा हुआ मिलता है, और इसी से हम पता कर लेते हैं कि नीचे दक्षिण है और इस साइड पूरब है और इस साइड पश्चिम है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है। तो जो 4 मुख्य दिशा हैं उसे हम प्रधान दिक् बिंदु कहते हैं। ठीक है। पूरब, ठीक है, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये हमारा प्रधान दिग् बिंदु कहलाते हैं। इसके अलावा भी 4 हमारे पास होते हैं, उत्तर पूर्व है, उत्तर पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम है और दक्षिण पूरब है। तो ये सभी भी दिशाएं हैं जो हमें मानचित्र पर किसी भी वस्तु की लोकेशन बताता है, स्थिति बताता है। अब एक चीज़ यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दिक्सूचक है। दिक्सूचक का इस्तेमाल हम दिशा को ज्ञात करने में करते हैं। प्राचीन समय में लोग दिक्सूचक का इस्तेमाल करते थे जब वो समुद्री यात्रा में जाते थे। तो दिक्सूचक यानी कि कंपास जो है वो डायरेक्शन को बताने में, यानी उत्तर दिशा जब कोई फाइंड कर लेता है तो उसे अन्य दिशा भी पता चल जाती है। ठीक है। तो ये इतना दूर में इतना ही था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, दिक्सूचक में चुंबक की सुई होती है जो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है। अब तीसरी चीज़ जो हम, तीसरा घटक जो है वो हमारा क्या है, प्रतीक। ठीक है। प्रतीक है हमारा तीसरा घटक। प्रतीक मतलब किसी भी मानचित्र में हम जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, अस्पताल है, स्कूल है, रेलवे स्टेशन है, ब्रिज है, रेल की पटरियां हैं, कुएं हैं, इत्यादि को दिखाने के लिए एक निश्चित आकृति या आकार को हम चुनते हैं। तो इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ चिन्ह दिखाई गई है, इसे हमें अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेनी चाहिए। ठीक है, कि किसकी कैसी पिक्चर है। तो ये देखिए रेलवे लाइन, ये आपका रेलवे स्टेशन है, और ये जो है मीटर लाइन है, और ये बड़ी लाइन है। सड़क में ये जो है वो आपकी पक्की सड़क है और ये कच्ची सड़क है। सीमा में ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा को शो करता है, और ये जो है आपका राज्य की सीमा को और ये जिला की सीमा को दिखाता है। नदी के लिए ये यूज करते हैं, कुआं के लिए ब्लैक बोल्ड सर्कल, और ये तालाब है और इसके बगल में नहर है और ये पुल है। मस्जिद, गिरजाघर और छतरी ऐसे शो करते हैं। पोस्ट ऑफिस के लिए पीओ यूज करते हैं, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस के लिए पीटीओ यूज करते हैं, पुलिस स्टेशन के लिए पीएस यूज करते हैं, बस्ती के लिए ये वाला यूज करते हैं, और कब्रिस्तान के लिए ये, पेड़ के लिए ऐसा आकृति और घास के लिए ये सभी। इन सभी चिन्हों को रूढ़ चिन्ह कहते हैं। ठीक है। और रूढ़ चिन्ह क्यों कहते हैं? क्योंकि मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, तो इन्हें हम रूढ़ प्रतीक कहते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि नीले रंग जो है वो पानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जलाशय के लिए। ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे हमें अंडरलाइन कर लेनी चाहिए कि नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय, भूरा रंग पर्वत के लिए, पीला रंग पठार के लिए और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब देखिए, रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रक्षेपण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र आपके घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। यानी कि बिना स्केल का अगर हम कोई मैप बनाते हैं तो वो हमारा रेखा चित्र मानचित्र होता है। ठीक है। जैसे कि हमने भारत का मैप बनाया, ठीक है, और उसमें नर्मदा नदी, गंगा नदी, ये सबको शो कर दिया, तो ये रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे कुछ अभ्यास दिए गए हैं जो ऊपर दिए गए मानचित्र में हमें ढूंढना है। अब हम लास्ट जो है खाका पढ़ लेते हैं। लास्ट टॉपिक है खाका। तो एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या होता है? खाका होता है। ठीक है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है।
उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक मानचित्र एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई है कि स्कूल भवन भुवन NCERT वेब पोर्टल पर जाएं। इस पोर्टल पर उपलब्ध सैटेलाइट चित्रों पर अपने आसपास का मानचित्र ऑनलाइन बनाएं। तो आप यहाँ पे ऑनलाइन अपना मानचित्र बना सकते हैं। तो हम इसे कुछ चीज़ें सम अप करना चाहते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या अभी तक समझे जाना है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है मैं आपको बता देता हूँ, 5 मिनट में आपको रिव्यू कर देता हूँ। तो इस चैप्टर में है मानचित्र। तो ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र ज़्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि ग्लोब में हम महाद्वीप, महादेश, ठीक है, और विश्व के बारे में अगर जानकारी लेनी है, ठीक है, तो हम ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं। जबकि मानचित्र किसी विशेष देश, राज्य, जिला, शहर, गांव के बारे में अध्ययन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो और मानचित्र की किताब को हम लोग एटलस कहते हैं। मानचित्र 3 तरह के होते हैं, ठीक है। मानचित्र एक भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और एक थैमेटिक मानचित्र होती है। तो भौतिक मानचित्र में हम पर्वतों, पठारों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। राजनीतिक मानचित्र में हम राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं, ठीक है। और तीसरी है हमारी थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र में हम एक ऐसा मानचित्र लेते हैं जिसमें हम उस मानचित्र में उस जगह के टेम्परेचर के बारे में, रेन कितनी होती है, कहाँ पे कितना होती है उसके बारे में, और कितनी खेतें वहाँ पे उपजाऊ है, फर्टिलिटी के बारे में, कितनी जगहों पे फॉरेस्ट है, ठीक है, मौसम की जानकारी। तो ये सभी हमें थीमेटिक मानचित्र के बारे में पता चलती है। किसी राज्य में कितने उद्योग हैं, कितने वन हैं, ये सभी थीमेटिक मानचित्र के बारे से, थीमेटिक मानचित्र से हमें पता चलती है, ठीक है। अब मानचित्र की 3 घटक होती है, दूरी, दिशा और प्रतीक, ठीक है। दूरी को हम वास्तविक दूरी और मानचित्र की दूरी के अनुपात पर बनाते हैं, जिसे हम पैमाना कहते हैं। जैसे 5 सेंटीमीटर में, कहीं पे 1 सेंटीमीटर में 5 किलोमीटर को शो किया जाता है, और कहीं पे 5 सेंटीमीटर में 50 किलोमीटर को शो किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें ये बताई थी कि अगर बड़ी चीज़ों को शो करना है तो वहाँ पे हम छोटे पैमाने वाले मानचित्र का इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ पे गांव, शहर, किसी ज़िले के शो करना है मानचित्र में, तो वहाँ पे हम बड़े पैमाने वाले पैमाना यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या थी, दिशा। दिशा हमारे पास 4 हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और मानचित्र में हमेशा ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है और नीचे दक्षिण दिशा होती है। इन 4 मुख्य दिशाओं को प्रधान दिग बिंदु कहते हैं, ठीक है। प्रतीक। प्रतीक आकृति और आकार होती है जिसे हम मानचित्र में दिखाते हैं। जैसा कि यहाँ पे अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग चिन्ह या आकृति दिखाए गए हैं। और एक चीज़ हम लोग यहाँ पे रेखा चित्र। रेखा चित्र एक रफ मानचित्र होता है जिसमें किसी भी पैमाने का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और नेक्स्ट और लास्ट हम देखे थे कि खाका, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। चलिए वीडियो को अब अंत करते हैं, फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक